नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एडवोकेट हरिगोविंद उपाध्याय अपने चैम्बर में बैठे ही थे कि एक आदमी बड़ी तेजी से अंदर घुसा। हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, कपड़े पर कई जगह मिट्टी लगी थी। आते ही बोला, पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या कागज चाहिए, कितना खर्चा लगेगा। पहले आप कुर्सी पर बैठिए। रामू काका, एक गिलास पानी लाइएगा। उनके सारे कागजात देखते लगभग आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को आराम से देखकर केस पर विचार करेंगे। आप अगले शनिवार को मिलिए। 4 दिन बाद वो फिर से आए। वैसे ही कपड़े, बहुत परेशान से लग रहे थे। अपने भाई पर बहुत गुस्सा थे। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर देख लिए हैं। आप 2 भाई, एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। तुम 9वीं पास हो, छोटा भाई इंजीनियर है। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया, पेट भर आपको खाना नहीं मिला और भाई के पढ़ाने के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दी। लहूलुहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसती थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप हूं, यह आपकी भावना थी। फिर आपका भाई का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। बीबी के गहने गिरवे रखकर उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। तुमने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, कल तुझे अफसर बनना है। कहां कहां घूमेगा बीमार शरीर लेकर के। मुझे तो गांव में ही रहना है, एक किडनी से हमारा काम चल जाएगा। फिर भाई पढ़ाने के लिए हॉस्टल में रखने गए। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई तैयार हुई, देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े करो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर, तुम उसे खाने का डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया, फिर तुमने खाया। भाई पास होकर आया, तुमने पूरे गांव में खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली, तुम्हें सिर्फ समय पर बुलाया। उसकी नौकरी लग गई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नजर लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है, मैंने बीवी को वचन दिया है। घर पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता है, कर्जा सिर पर है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा। पैसे कहां से आए पूछा तो कहता है, कर्जा लिया है। मैंने मना किया तो कहता है, भाई तुझे कुछ नहीं मालूम,
तुम निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दें। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना दें, उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए। और तुरंत बोला, हाँ मैं यही चाहता हूं। मैंने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। तुमने जो किडनी दी है वो वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत पर खराबी आ गई है, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतज्ञ सड़क पर जाने को तैयार हो। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब सारे बच्चे ऐसे ही होंगे ये नहीं होता है। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूं वकील साहब। बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। बाल काले से सफेद हो चुके थे, साथ में एक नौजवान था, हाथ में एक थैली थी। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूं। ये मेरा बेटा है, बंगलौर में रहता है, कल आया। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली है। अब मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। आपने मुझे कहा था कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाओ। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली। आपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पांव छूकर गया, माफ कर दे मुझे ऐसा कह कर गया है। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया, मेरे आंसू टपक ही गए। आखिर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। शायद इस कहानी से किसी को सीख मिले तो अच्छी बात है। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।